क्या किसी मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके उसकी एसिडिक या फिर बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन किया जा सकता है, या फिर क्वासी एरोमेटिसिटी के बेस पे किसी मॉलिक्यूल में डायपोल मूवमेंट को एक्सप्लेन किया जा सकता है? वेलकम टू हेलो ऑर्गेनिक। मैं अनुराग जोशी और इस टाइटल वीडियो को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आप एक सिंगल वीडियो के थ्रू इस टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हो या फिर मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एरोमेटिसिटी सीरीज का ये हमारा 4th वीडियो है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि हक्केल रूल क्या होता है और किस तरह से मॉलिक्यूल में हक्केल रूल को ऑपरेट किया जाता है। और इसके सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि एन्युलिन्स क्या होती हैं और किस तरह से एन्युलिन्स में एरोमेटिसिटी कंसिडर की जाती है। थर्ड वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वासी एरोमेटिसिटी को कवर किया था और देखा था कि इस तरह से मॉलिक्यूल जो है क्वासी एरोमेटिक बनकर अपनी स्टेबिलिटी को एरोमेटिक से भी ज़्यादा कर लेता है। अगर मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बेस पे स्टेबिलिटी की बात करूं तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी का जो ओवरऑल ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होते हैं और सबसे ज़्यादा स्टेबल क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है जिसमें कंपाउंड की सभी अरेज जो होती हैं वो इंडिविजुअली एरोमेटिक होती हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड में जो चार्ज होता है उसको इंक्लूड करके कंपाउंड एरोमेटिक बनता है। इसी कारण से क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है इसकी स्टेबिलिटी एरोमेटिक से भी ज़्यादा हो जाती है। अब इन कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बेस पे या हक्केल रूल के बेस पे हम कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल या इंटरमीडिएट की इन 8 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हम एरोमेटिसिटी के बेसिस पे आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इन सभी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। अगर मान लीजिए मेरे पास कहीं भी कार्बन हैलोजन बॉन्ड है और मुझे इसकी स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करना है तो मैं एरोमेटिसिटी की हेल्प से आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पीछे की थ्योरी क्या होती है। अब मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड RX है जिसमें X मेरे पास कोई हैलोजन है और X जो है इस R के साथ जुड़ा हुआ है। R यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है या R कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है जिसके कार्बन के साथ ये हैलोजन जुड़ा हुआ है। अगर इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाई जाती है तो बेसिकली होता क्या है, इस रिएक्शन में यहाँ से कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ऐसा होने पर हमारे पास हैलोजन जो होगा वो साइड प्रोडक्ट बन जाता है या सेपरेट हो जाता है और इस एल्काइल ग्रुप में या फिर ऐसा कह लें इसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और इससे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। अब मान लीजिए इस रिएक्शन में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके रेट को मैं RF मान लेता हूं, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ R पॉजिटिव होगी। यानी इस रिएक्शन में जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतनी ये रिएक्शन जो होगी आगे के डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। अब अगर मान लो R पॉजिटिव जो है इसका पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो गया तो ऐसी कंडीशन में ये जो रेट होगी बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगी, क्योंकि ये एरोमेटिक पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल 1 की हेल्प से आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 कंपाउंड X और Y गिवन है जिनकी AgNO3 से रिएक्शन करवाई गई है और रेट कॉन्स्टेंट K1 और K2 गिवन है। या हमसे इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसमें K1 या K2 कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी या किस रिएक्शन में AgCl का हमको वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। दोनों ही कॉन्सेप्ट में हमको सेम थ्योरी लगानी है कि जो भी हमारे पास स्टार्टर मॉलिक्यूल दिया है उसमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड को ब्रेक करके सबसे पहले उससे कार्बोकेटाइन बना लेने हैं। अगर इस X मॉलिक्यूल से कार्बन हैलोजन बॉन्ड को ब्रेक करके मैं कार्बोकेटाइन को एज्यूम करूँ, वो कार्बोकेटाइन मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसी तरह से अगर Y मॉलिक्यूल में इस कार्बन हैलोजन बॉन्ड को ब्रेक करके अगर मैं कार्बोकेटाइन एज्यूम करूं वो कार्बोकेटाइन मुझे इस तरह से दिखाई देगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो मेरे पास स्टार्टर कंपाउंड जो हैं उनमें इस क्लोरीन को रिप्लेस करके, यानी इस क्लोरीन को रिमूव करके जो कार्बोकेटाइन बना है अगर इसने अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर ली तो वो रिएक्शन एक्सेलरेट कर जाएगी। जैसे अगर इस कार्बोकेटाइन को देखूं और हक्केल रूल की बात करूं तो इसमें टोटल जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है
और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ही अब ये जो कंपाउंड या इंटरमीडिएट जो होगा ये 4n+2 पाई रूल का फॉलो करता है और ये कंपाउंड जो होगा ये एरोमेटिक नेचर का होगा, यानी कि ये कार्बोकेटाइन की जो नेचर होगी वो एरोमेटिक होगी। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि इस कंपाउंड से अगर मैं टोटल आरएस की बात करूं, इससे टोटल 7 आरएस की फॉर्मेशन होती है और ये कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक होता है। क्वासी एरोमेटिक का मतलब ये है इस कंपाउंड की जो 7 आरएस बन रही हैं वो सभी इंडिविजुअली एरोमेटिक है, इसलिए इस एरोमेटिक कंपाउंड को अब हम क्वासी एरोमेटिक कह सकते हैं। इसी तरह से अगर इस कार्बोकेटाइन की बात करें तो इस कार्बोकेटाइन में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण अब ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है और ये जो कंपाउंड होता है ये एंटी एरोमेटिक नेचर का होता है, यानी ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कहलाता है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हमको ये देखना होगा स्टार्टर क्या था। अगर इन दोनों स्टार्टर पे हम हक्केल रूल को ऑपरेट करें तो हमने देखा था किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में अगर एक भी sp3 एटम इन्वॉल्व है ऐसे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं। जैसे इस X कंपाउंड में अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पे sp3 होता है। इसका मतलब हक्केल रूल से जो X कंपाउंड होगा वो बन जाएगा मेरे पास Na यानी नॉन एरोमेटिक। इसी तरह से अगर मैं Y कंपाउंड की बात करूं तो Y कंपाउंड का ये जो कार्बन होगा इसका अगेन हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 होगा और sp3 होने के कारण अभी जो Y कंपाउंड होगा अगेन ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। अब पूरे कॉन्सेप्ट को ढंग से देखना। पूरे कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया है कि इसका Cl को रिमूव करके यह कार्बोकेटाइन बना लिया है और इन दोनों पे हक्केल रूल लगा के हमने ये लिख दिया कि ये एरोमेटिक है और ये मेरे पास एंटी एरोमेटिक है। स्टार्टर मेरे पास दोनों में ही नॉन एरोमेटिक थे। अब इन दोनों रिएक्शन को आपस में कंपेयर करते हैं। पहली रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट K1 है उसमें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इस तरह से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है और इसी तरह सेकेंड रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट K2 है उसमें भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक में चेंज हो रहा है, यानी इसमें एरोमेटिक में चेंज हुआ और इसमें एंटी एरोमेटिक में चेंज हुआ। अगर मैं ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करूं तो इसमें जो ओवरऑल स्टेबिलिटी होती है उसमें एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद नॉन एरोमेटिक आते हैं और सबसे लिस्ट हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सेकेंड रिएक्शन की बात करूं तो इसमें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी अपनी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करके एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा, क्योंकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल है। जबकि रिएक्शन फर्स्ट में नॉन एरोमेटिक जो है आसानी से बड़े इजीली इस एरोमेटिक में कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी नॉन एरोमेटिक से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है जो फर्स्ट रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट K1 है इसकी रेट सेकेंड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट K2 से बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इसमें स्टार्टर अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। या मैं ऐसा कह लूँ इन दोनों रिएक्शन में केवल रिएक्शन फर्स्ट जो है उसमें ही AgCl का प्रेसिपिटेट आएगा, क्योंकि इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा और इससे कंपाउंड जो है एरोमेटिक बन जाएगा। एप्लीकेशन नंबर सेकेंड, इसकी हेल्प से हम किसी भी हाइड्रोकार्बन के अनयूजुअल डायपोल मूवमेंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायपोल मूवमेंट होता क्या है। मान लो मेरे पास यहाँ पे दो चार्ज Q+ और Q- दिए गए हैं। ऐसी कंडीशन में डायपोल मूवमेंट म्यू जो होता है वो Q/R होता है। Q यहाँ पे हमारे पास सेपरेटेड चार्ज है और जो R है इन दोनों चार्ज के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ चार्जेस होगा। तो ये जो डायपोल मोमेंट म्यू है इसके अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जो होती है डीबाई होती है। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी भी कंपाउंड में चार्ज का सेपरेशन हो जाता है तो उस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट जो है इंक्रीज हो जाता है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है, यानी इसमें कोई भी ऐसा एटम प्रेजेंट नहीं होता जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट कई बार ऐसा देखा गया है कई कंपाउंड ऐसे हैं जिनके हाइड्रोकार्बन नेचर होने के बावजूद भी उनका अनएक्सपेक्टेड हाई डायपोल मोमेंट आता है। डायपोल मोमेंट के हाई आने को हम उस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी के साथ डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर सेकंड, यहाँ पे मेरे पास दो कंपाउंड एजुलिन और नेफ्थलीन दिए गए हैं, जहाँ पे नेफ्थलीन का डायपोल मोमेंट 0 है और एजुलिन का डायपोल मोमेंट हमारे पास यहाँ पे 1.08 डिवाइड दिया गया है।
तो दोनों में खास बात क्या है? इन दोनों में सबसे खास बात यह है, इन दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, यानी दोनों ही C10H8 है। दूसरी सिमिलरिटी क्या है? दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, यानी दोनों में ही कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तीसरी सिमिलरिटी क्या है? दोनों में ही टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है। इसका मतलब एजुलिन जो है वो नेफ्थलीन का ही एक आइसोमर होता है। बट इनके डायपोल मोमेंट में इतना ह्यूज डिफरेंस क्यों है? इसका मेन रीजन ये है कि जो एजुलिन है ये अपने अंदर चार्ज को डेवलप कर लेता है और इससे ये क्वासी एरोमेटिक बन जाता है। इसमें होता क्या है, इस बॉन्ड को जिसको हमने हाईलाइटेड करा है ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होके ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और इसके कारण ये जो नेक्स्ट बॉन्ड है जिसको मैंने अगेन हाईलाइटेड करा है ये ब्रेक होके इस कार्बन पर एज ए नेगेटिव चार्ज चला जाता है। और अगर मान लो इस एजुलिन के हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो पहले हमने यहाँ पे 7 मेंबर रिंग बना ली और इसके साथ इस तरह से 5 मेंबर रिंग बनी है। इन बॉन्ड को हमने डिस्टर्ब नहीं करा है, इनको हमने एज इट इज लगा दिया कि इन तीनों पाई बॉन्ड को हमने डिस्टर्ब नहीं करा है। हमने सबसे पहले इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करा है और इन दोनों के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी है। तो नया बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में बन जाएगा और चूंकि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसलिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस कार्बन पे हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। इसी तरह से इसमें यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लगाते हैं नेगेटिव चार्ज। अब सबसे खास बात ये है कि एजुलिन ऐसी स्ट्रक्चर क्यों रखना चाहेगा? अगर एजुलिन ऐसी स्ट्रक्चर रख लेता है तो ये जो दोनों रिंग है ये इंडिविजुअली एरोमेटिक हो जाती हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई दो रिंग आपस में पूरे एक बॉन्ड को शेयर किए हुए हैं या ऐसा कह लें कोई दो रिंग आपस में दो कार्बन की शेयरिंग करे हैं और यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे मान लो इसको मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ ब्लू कलर से, तो ये जो पाई बॉन्ड होता है ये दोनों रिंग का माना जाता है। यानी इस पाई बॉन्ड को मैं इस रिंग में भी काउंट करूंगा और इस पाई बॉन्ड को मैं इस रिंग में भी काउंट करूंगा। जैसे अगर इस पाई बॉन्ड को मैं इस रिंग में काउंट कर लूं तो इस रिंग में मेरे पास टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है। यानी ये जो रिंग होगी इसकी नेचर कैसी हो जाएगी? इसकी नेचर जो है वो एरोमेटिक नेचर हो जाएगी और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगी। इसी तरह से अगर मैं इस रिंग की बात करूं, इस पाई बॉन्ड को मैं इस रिंग का हिस्सा मान लूं तो इसमें क्या होगा? अगेन यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये जो रिंग है ये रिंग भी एरोमेटिक बन जाएगी और अगेन ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगी। यानी अगर एजुलिन अपने अंदर चार्ज को डेवलप कर लेता है तो उसकी पूरी रिंग जो है इंडिविजुअली एरोमेटिक बन जाती है और इसी कारण से इस एरोमेटिक कंपाउंड को अब हम क्वासी एरोमेटिक कह सकते हैं जिसकी स्टेबिलिटी एरोमेटिक से भी ज़्यादा होती है। चूंकि नेफ्थलीन यहाँ पे एरोमेटिक है जबकि एजुलिन जो है क्वासी एरोमेटिक है, यानी चार्ज को डेवलप करके वो एरोमेटिक बन गया है, इसलिए अपने कह सकते हैं कि इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। और इसी कारण से एजुलिन में चार्ज है और चार्ज के कारण ही उसमें डायपोल जनरेट हो जाता है और इसी कारण से एजुलिन का जो डायपोल मूवमेंट है हाइड्रोकार्बन होते हुए भी उसके अपने आइसोमर नेफ्थलीन से बहुत ज़्यादा आता है। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं कार्बोनिल कंपाउंड के डायपोल मोमेंट को भी कंपेयर कर सकता हूं। जैसे मेरे पास यहाँ पे दो कंपाउंड दिए गए हैं जिसमें ट्रोपोन का डायपोल मोमेंट जो है वो बेंजोफिनोन के डायपोल मोमेंट से बहुत ज़्यादा आता है। ट्रोपोन के डायपोल मोमेंट का ज़्यादा आने का रीज़न यही रहता है कि ट्रोपोन का मॉलिक्यूल जो है ये क्वासी एरोमेटिक बन जाता है। ट्रोपोन के मॉलिक्यूल में होगा क्या? ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है जिससे इस 7 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी ये बॉन्ड हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए और इस कार्बन पे आ जाए पॉजिटिव चार्ज। इस रिंग में टोटल 3 पाई बॉन्ड थे जिसको हमने डिस्टर्ब नहीं करा। बिल्कुल सेम तरीके से इस बेंजोफिनोन का ये जो C डबल बॉन्ड O है वो इस तरह से ब्रेक हो जाएगा और इससे भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर या एक RS की फॉर्मेशन होगी जिसमें इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और उसके इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी दोनों मॉलिक्यूल में मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इनकी ऐसी RS को एज्यूम कर सकता हूं। अब इन दोनों RS में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी? अगर मैं इस RS की बात करूं तो इसमें 7 मेंबर रिंग पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है। अगर मैं इस रिंग पे हक्केल रूल को ऑपरेट करूं तो इसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है। यानी ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगी और इसकी जो नेचर होगी वो एरोमेटिक बन जाएगी।
चूंकि इस कंपाउंड से टोटल 7 RS पॉसिबल है और ये सातों की सातों जो RS होंगी इंडिविजुअली एरोमेटिक बनेगी, इसलिए इस एरोमेटिक को अब मैं क्वासी एरोमेटिक कह सकता हूँ। बट इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस बेंजोफिनोन में कुछ भी एक्स्ट्रा फायदा नहीं हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रोपोन का मॉलिक्यूल है वो हमेशा इस पोलर कंडीशन में रहना चाहेगा ताकि अपने आप को वो एरोमेटिक या फिर क्वासी एरोमेटिक बना सके। इसी कारण से इस ट्रोपोन का हाइयर डायपोल मूवमेंट आता है, जो केवल हम इसकी एरोमेटिसिटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर 4, रेट ऑफ प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोटोनेशन होता क्या है। अब मान लो मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन है, अगर इसकी रिएक्शन H पॉजिटिव यानी प्रोटोन के साथ करवाई जाती है, इस रिएक्शन को हम प्रोटोनेशन कहते हैं। इस रिएक्शन में होगा क्या, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसके इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, जिसमें से एक लोन पेयर को ये इस H पॉजिटिव के साथ डोनेट कर देगा और ये कार्बोनिल कंपाउंड अपनी ऑक्सीजन के हेल्प से इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। चूंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, इसमें केवल एक लोन पेयर यूज हुआ है, तो एक लोन पेयर इसके पास बचा रहेगा और एक लोन पेयर के डोनेशन से इसके पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यानी इस पूरी रिएक्शन में इस कार्बोनिल कंपाउंड ने H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करी है, जिससे प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई है। अब अगर मान लो मेरे पास डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड दिए गए हैं जिसमें H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवा के इस प्रोटोनेशन स्टेप की मुझे रेट को डिस्कस करना है, तो इसमें मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले ये प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी होगी। उसके बाद इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करना होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पे मूव कर जाए और इससे हमको एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ करनी होगी। इस स्ट्रक्चर में होगा क्या कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस O के पास यहाँ पे H पहले से जुड़ा हुआ एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है, अब मुझको बनने वाले इस कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी को चेक करना है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो गया तो ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जो होगा बहुत आसानी से इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि जैसे ही H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होगी ये प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा जो एरोमेटिसिटी के थ्रू इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर लेगा, यानी प्रोटोनेशन की रेट को इंक्रीज कर लेगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5, इस एग्जाम्पल में मेरे पास 2 कंपाउंड दिए गए हैं जिसमें प्रोटोनेशन करवाकर इसमें रेट कांस्टेंट K1 और K2 को आपस में कंपेयर करना है। तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, जिसको हमने यहाँ पे स्किप कर रखा है। हमने डायरेक्टली उस कार्बोनिल कंपाउंड से पॉजिटिव चार्ज की जनरेशन कर ली है। अगर इस रिंग की बात करें तो इस कंपाउंड में ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है, इसके कारण इस रिंग में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है और ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करती हैं, इसलिए ये जो रिंग होती है ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगी। जबकि सेकेंड रिएक्शन में होगा क्या कि इस कंपाउंड में यहाँ पे टोटल जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगी और ये जो रिंग होगी ये बन जाएगी मेरे पास एरोमेटिक नेचर की। अगेन मेरे पास स्टार्टर कैसे थे, इस स्टार्टर में अगर इस कंपाउंड की बात करूं तो दोनों में ही क्रॉस कंजुगेशन है, क्योंकि यहाँ से इस तरह से इसमें क्रॉस कंजुगेशन है और यहाँ से इस तरह से इसमें क्रॉस कंजुगेशन है। और हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कहीं भी क्रॉस कंजुगेशन हो तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन एरोमेटिक बन जाते हैं। यानी ये कार्बोनिल कंपाउंड भी मेरे पास नॉन एरोमेटिक था, ये कार्बोनिल कंपाउंड भी मेरे पास नॉन एरोमेटिक था। अब बात करते हैं दोनों के K1 और K2 की। इस पहली रिएक्शन में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इस प्रोटोनेशन की हेल्प से एंटी एरोमेटिक बन रहा है, यानी अपनी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। जबकि सेकेंड रिएक्शन में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड प्रोटोनेशन के थ्रू अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो एरोमेटिक बन रहा है। इसलिए इन दोनों रिएक्शन में अगर मैं रेट की बात करूं तो जो सेकेंड रिएक्शन होगी उसकी रेट फर्स्ट रिएक्शन से बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि सेकेंड रिएक्शन में नॉन एरोमेटिक से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और कंपाउंड एरोमेटिक बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मैं एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके किसी भी कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ होती क्या है। अब मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन मैं H पॉजिटिव के साथ करवाता हूं
तो बेसिकली इस रिएक्शन में होगा क्या, ये यहाँ से अपने लोन पेयर को इसको डोनेट कर देगा, जिससे B और H के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और H की डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे B ने अपना लोन पेयर को डोनेट करा है और कोई भी एटम अगर अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि इस रिएक्शन में इसने अपनी बेसिक स्ट्रेंथ को शो करा है। अगर ये कंपाउंड मेरे पास बेस है तो आफ्टर डोनेशन ऑफ लोन पेयर ये मेरे पास कंजुगेट एसिड बन जाएगा। और इसमें बेसिसिटी को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है या जो बेसिसिटी जो होती है वो दो बातों पर डिपेंड करती है। पहली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कंजुगेट एसिड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ये रिएक्शन उतना ज़्यादा आगे की साइड यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, उसकी उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बट आज इस वीडियो लेक्चर में हम इस कॉन्सेप्ट के अलावा सेकंड कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऐसा देखेंगे कि जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज डोनर एटम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर एटम। यानी जिस मॉलिक्यूल में किसी भी एटम ने लोन पेयर को डोनेट करना है उस डोनर एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। अगर उस डोनर एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो वो बढ़िया बेस होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है तो वो घटिया बेस होगा। अब अगर मान लीजिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एरोमेटिसिटी के साथ कोरिलेट करें तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अगर किसी कंपाउंड का लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हुआ तो वो लोन पेयर कभी भी अपना H पॉजिटिव को डोनेट नहीं करेगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल नंबर 6 से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल नंबर 6 में हमको एनिलीन और पायरोल की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। यहाँ मेरे पास एनिलीन का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे मेरे पास पायरोल का मॉलिक्यूल है। सबसे पहले एनिलीन और पायरोल के मॉलिक्यूल पे हग्गर रूल को ऑपरेट करके इनकी नेचर देख लेते हैं। अगर एनिलीन की बात करें तो इसमें इस रिंग में टोटल 3 पाई बॉन्ड यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है। इस कारण से ये जो रिंग होती हैं ये एरोमेटिक नेचर की होती है। जबकि पायरोल में अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो इस रिंग में भी टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है और अगेन ये जो रिंग होगी ये एरोमेटिक नेचर की होगी। बट दोनों कंपाउंड में आपने डिफरेंस देखा। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसके लोन पेयर को एक्सक्लूड करके हमने बोला इस रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है, जबकि इस कंपाउंड में इस लोन पेयर को काउंट करके हमने बोला कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है, इसलिए एरोमेटिक है। अब सपोज यहाँ पे एनिलीन और पायरोल इंडिविजुअली H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर लेता है तो इससे हमारे पास दो तरह के कंजुगेट एसिड बन जाएंगे। इसको हम रिएक्शन फर्स्ट का कंजुगेट एसिड है तो इसे हम Ca फर्स्ट मान लेते हैं और ये सेकेंड रिएक्शन का कंजुगेट एसिड है तो इसको हम कंजुगेट एसिड फ्रॉम सेकेंड रिएक्शन मान लेते हैं। अब दोनों के कंजुगेट एसिड ड्रॉ करने के बाद हम इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंजुगेट एसिड फर्स्ट की। अगर इसमें इस हिस्से को देखें तो इसमें अगेन यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है, यानी इसमें ये जो रिंग होगी या ये जो कंपाउंड होगा ये एरोमेटिक होगा। इसी तरह से जो सेकेंड रिएक्शन का ये जो कंजुगेट एसिड सेकेंड है कि इस नाइट्रोजन जिसको मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ 4 बॉन्ड बना रखे हैं और इस कारण से इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हो जाएगा। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, इनफैक्ट इसी वीडियो में हमने देखा है कि अगर साइक्लिक रिंग में कहीं भी एक sp3 एटम आ जाता है तो कंपाउंड जो होगा वो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। अब पूरी रिएक्शन को आपस में कंपेयर करते हैं। पहली रिएक्शन में एनिलीन एरोमेटिक था और H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसका कंजुगेट एसिड भी एरोमेटिक ही बना, जबकि सेकेंड रिएक्शन में पायरोल एरोमेटिक था, H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो उसका कंजुगेट एसिड बनता है वो नॉन एरोमेटिक बन जाता है। इसका मतलब इसने एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बनना है तो ऐसा प्रोसेस कभी नहीं होगा क्योंकि एरोमेटिक की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो अपने इसमें एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि पायरोल जो होगा कभी भी अपना लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता। क्यों? वो इसलिए इसका लोन पेयर जो है एरोमेटिक पार्ट का हिस्सा है। अगर इस लोन पेयर को इसने H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया तो ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, जबकि एनिलीन की सेहत पे कोई असर ही नहीं पड़ा।
एनिलीन जो है पहले भी एरोमेटिक था और H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो कंजुगेट एसिड बना है वो अभी भी एरोमेटिक है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इसका लोन पेयर पहले भी एक्सक्लूड हुआ था, इसलिए इसकी एरोमेटिसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया। तो अपने अभी स्टेटमेंट दे सकते हैं किसी भी कंपाउंड का लोन पेयर अगर हक्केल रूल में इन्वॉल्व है, अगर उसके कारण कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है, तो वो लोन पेयर कभी भी वो H पॉजिटिव को डोनेट नहीं करेगा, वो कभी भी बेस की तरह एक्ट नहीं कर सकता। एप्लीकेशन नंबर 6, इस एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं किसी भी अल्कोहल की एसिडिक मीडियम में आयोनाइजेशन को एक्सप्लेन कर सकता हूं। अब यहाँ पे आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? सपोज मेरे पास एक ROH का मॉलिक्यूल है, यानी ये एक मेरे पास अल्कोहल है। ये अल्कोहल तभी होगा जब इसका OH ग्रुप जो है ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो जो sp3 हाइब्रिडाइज हो। ऐसी ही कंडीशन में इस OH को मैं अल्कोहलिक OH कहूंगा। अगर इस अल्कोहलिक OH की रिएक्शन सपोज H पॉजिटिव के साथ करवाई जाती है, तो ये रिएक्शन जो होती है ये एसिड बेस रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में अल्कोहल के इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं वो इस H पॉजिटिव को डोनेट होते हैं, जिससे होगा क्या, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर थे, एक लोन पेयर इसके पास बचा हुआ रहेगा, एक लोन पेयर डोनेशन से यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और ये ऑक्सीजन इस H के साथ एक नए बॉन्ड को फॉर्मेशन कर लेगी। यानी इस पूरी रिएक्शन में इस अल्कोहल ने बेस का काम करा है, इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके प्रोटोनेटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन करी है। अब इसमें अगर मुझे इसका आयोनाइजेशन करना है, अब मुझे इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। अब यहां से ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा और इसके R पे पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये मेरे पास कार्बोकेटायन बन जाएगा। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं मुझे इस रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट को इंक्रीज करना है, तब हमको क्या करना पड़ेगा? तब हमको इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो अपने कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ R पॉजिटिव होगा। R पॉजिटिव जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा उसका आयोनाइजेशन होगा, उतना ज्यादा जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब सपोज ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक का पार्ट बन गया, जैसा कि अभी हमने कार्बन हैलोजन की स्ट्रेंथ में देखा था। तो ऐसी कंडीशन में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी उसकी रेट बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएगी। जैसे एग्जांपल नंबर 7 में यहाँ मेरे पास दो तरह के अल्कोहल दिए गए हैं। अगर इन दोनों अल्कोहल की मैं H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाने के बाद वाटर को रिमूव कर देता हूं, तो डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पे एक कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये कार्बोकेटायन मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा और दूसरी रिएक्शन का कार्बोकेटायन मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर बनने वाले इन दोनों कार्बोकेटायन पर हक्केल रूल की बात करें तो इसमें टोटल जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है, यानी कि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा और इस कारण से ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। अगर मैं इस पे हक्केल रूल को ऑपरेट करूं तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है और इस कारण से ये कंपाउंड या ये जो इंटरमीडिएट है ये एरोमेटिक नेचर का बन जाएगा और 4n + 2 पाई रूल को फॉलो करेगा। स्टार्टर मेरे पास क्या थे? अगर दोनों कंपाउंड में देखूं तो दोनों कंपाउंड में ये दो कार्बन जो है जिसको हमने हाईलाइटेड करा है ये दोनों में ही sp3 हाइब्रिडाइज है। और अभी हमने इस वीडियो में देखा था कि साइक्लिक कंपाउंड में अगर एक भी sp3 एटम इन्वॉल्व हो गया तो वो साइक्लिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कहलाता है। अब बात करते हैं दोनों रिएक्शन की रेट की। पहली रिएक्शन में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अपने OH को H पॉजिटिव की हेल्प से रिमूव करके एंटी एरोमेटिक बन रहा है, यानी कि इसमें इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। जबकि दूसरी रिएक्शन में नॉन एरोमेटिक अल्कोहल अपने OH को H पॉजिटिव की हेल्प से रिमूव करके एरोमेटिक बन रहा है, इसमें इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं इन दोनों रिएक्शन में रेट की बात करूं तो जो K2 रिएक्शन होगी वो K1 से बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, क्योंकि K2 रिएक्शन में इस अल्कोहल को फायदा हो रहा है, ये अपने OH को रिमूव करके अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। एप्लीकेशन नंबर 7, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं कहीं भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की रोटेशनल एनर्जी को कंपेयर कर सकता हूं। जैसे एग्जांपल नंबर 8 में मेरे पास दो इक्विलिब्रियम गिवन है। पहले इक्विलिब्रियम रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये मेरे पास एक एल्कीन है। अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं
तो मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ कि इसमें ये कार्बन जो है होल्ड रहा होगा, इसलिए इसके ए और बी ग्रुप जो है इसी तरह से रहे होंगे और ये हिस्सा इसमें रोटेट कर गया होगा, जिससे ये जो डी है ये यहाँ चला गया होगा और ये जो सी है यहाँ आ गया होगा, इससे ये कंपाउंड बन गया होगा। इसी तरह से इसमें हुआ होगा कि इसमें ये बॉन्ड जो है इस तरह से रोटेट करेगा तो इसका डी ऊपर की साइड चला जाए और इसका सी जो है नीचे की साइड आ जाए, इससे ये कंपाउंड बन जाए। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कौन सी फिजिबल है, तो इसका स्टेटमेंट ये है कि इसमें फर्स्ट रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है जबकि सेकंड रिएक्शन पॉसिबल है। अब आपने डिफरेंस देखा, यहां भी डबल बॉन्ड था, यहां भी डबल बॉन्ड है, बट मैं यहां पे स्टेटमेंट दे रहा हूं ये इस तरह से रोटेट कभी भी नहीं कर सकते, बट यहां पे अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये रोटेशन पॉसिबल है। तो डबल बॉन्ड होते हुए भी इसमें रोटेशन पॉसिबल है, इसमें रोटेशन पॉसिबल क्यों नहीं है? इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि डबल बॉन्ड बना कैसे है। यहाँ पे मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है जिसके कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और इनके p ऑर्बिटल पैरेलल होने के कारण आपस में इस तरह से बॉन्डिंग किए होते हैं। अगर मान लो इस कार्बन को मैं अपने लेफ्ट हैंड में होल्ड करता हूं और इस कार्बन को मैं राइट हैंड से रोटेट करता हूं, इससे होगा क्या, ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा क्योंकि p ऑर्बिटल अपनी इस डायरेक्शन से वो मूव होकर इस डायरेक्शन पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो डैश लाइन हमने शो करी है यहाँ पे p ऑर्बिटल पहले था, रोटेशन के थ्रू अब वो यहाँ आ गया। इस वाली में दोनों p ऑर्बिटल आपस में पैरेलल है, इस वाली में दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है इस टाइप के रोटेशन में जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। इसी कारण से ये एल्कीन कभी भी इस टाइप का रोटेशन नहीं कर सकती क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर ज्यादा रहेंगे। बट इस वाली एल्कीन में ऐसा पॉसिबल है क्योंकि इसमें हक्केल रूल ऑपरेट हो जाता है और दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाती हैं। अब इस कंपाउंड में ये दोनों रिंग एरोमेटिक किस तरह से बनती हैं, इसके लिए मुझे इस एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। इस एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड को किस तरह से ब्रेक किया जाता है इसको हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हम केवल उसी पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं जिससे इस रिंग को और इस रिंग को, दोनों रिंग को इंडिविजुअल बेनिफिट हो। तो इसके लिए होता क्या है कि इसका जो पाई बॉन्ड है वो इस तरह से ब्रेक हो जाता है कि इसकी 3 मेंबर रिंग के इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाए और 5 मेंबर रिंग के इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाए। इससे ये दोनों रिंग जो होंगी ये इंडिविजुअली एरोमेटिक बन जाएगी। चूंकि इस रिंग में अगर मैं हक्केल रूल को ऑपरेट करूं तो इस रिंग में अब टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है, यानी ये रिंग जो होगी ये एरोमेटिक बन जाएगी और एरोमेटिक बनने के कारण ही 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगी। इसी तरह से अगर मैं इस रिंग पे ऑपरेट करूं तो इस रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है। अगेन ये जो रिंग होगी ये एरोमेटिक बनने के कारण 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगी। सीधा स्टेटमेंट ये दे सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो होगा अपने इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा ताकि इसकी दोनों रिंग जो है एरोमेटिक बन सकें और इसी कारण से ये जो बॉन्ड होगा अब इसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर होंगे और आसानी से ये इस तरह से रोटेट कर सकता है। इसी कारण से इस मॉलिक्यूल में जो इक्विलिब्रियम हमने शो किया था वो पॉसिबल हो पाया है क्योंकि इसमें दोनों रिंग एरोमेटिक बन पाई है। अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो इसमें 3 RS बनेंगी और तीनों RS इंडिविजुअली एरोमेटिक होगी। अगर मैं इसकी बात करूं इस हिस्से से 5 RS बनेंगी, पांचों इंडिविजुअली एरोमेटिक होगी। यानी अब इस कंपाउंड को या इस एरोमेटिक कंपाउंड को मैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कह सकता हूं और क्वासी एरोमेटिसिटी के कारण ही इस कंपाउंड में रोटेशन पॉसिबल हो पाता है। एप्लीकेशन नंबर 8, इसी तरह से मैं डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड की जो CO बॉन्ड लेंथ है उसको भी एरोमेटिसिटी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकता हूं। जैसे एग्जांपल नंबर 9 में मेरे पास ये 2 कंपाउंड है। अगर मुझे इसकी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड में बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे मेरे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें ये जो CO बॉन्ड है ये पोलर नेचर का होता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। अगर मान लो ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर लेता है तो होगा क्या, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब अगर मान लो इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है
अगेन ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट बन गया, तो कार्बोनिल कंपाउंड हमेशा इस तरह से सिंगल बॉन्ड रखना चाहेगा ताकि उसका ये कार्बन एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइज हो जाए। जैसे यहाँ पे मेरे पास दो कंपाउंड दिए गए हैं, अगर मुझे इनकी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जिसको मैंने x और y माना है इसको कंपेयर करना है, तो मुझे सबसे पहले दोनों में इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करने होंगे, और दोनों में इलेक्ट्रॉन जब मैं मूव करूंगा तो इस फर्स्ट कंपाउंड से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सिंगल बन जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से सेकेंड रिएक्शन में होगा। इस सेकेंड रिएक्शन में एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सिंगल बनेगा, इसकी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इसकी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे जो बॉन्ड था वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर अब इन दोनों कंपाउंड को मैं आपस में कंपेयर करूं तो इस कंपाउंड में होगा क्या, इस रिंग में टोटल जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये जो रिंग होगी ये एरोमेटिक नेचर की बन जाएगी, और ऐसा अपने कह सकते हैं कि इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट हो गया है। तो इस कार्बोनिल कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो होंगे ज़्यादा होंगे, इसीलिए इसमें अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो जो वाई बॉन्ड होगा वो एक्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा कि एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और मटेरियल रेलिवेंट लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।